जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 5 का नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाएं में आपको खासकर पढ़ना क्या है? तो प्राथमिक क्रियाएं में आपको खासकर आखेट, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, इन सब के बारे में डिटेल में समझना है। और चैप्टर 5 सभी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में प्लस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए मैं आगे चलते हैं। और अभी तक आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं देखे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले फुल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं चैप्टर 1 से लेके 4 तक। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने तो बन जाइए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको क्यूज, PDF वगैरह सभी चीज़ डाला जाता है। इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, हम यहाँ से आपकी किया है बुक आपका स्टार्ट हो रहा है। और आपको क्या करना है, यहाँ से समझते हुए चलना है और अपनी कॉपी में पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए चलना है। इससे आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में प्लस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए मैं स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें सर, तो आप लाइक कर दीजिए। क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें तो अभी आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, मानव क्रिया। क्या लिखा है, मानव क्रिया, ह्यूमन एक्शन। ये जो मानव है ना, वह कुछ ना कुछ कार्य करता है, तो इसके बारे में आपको समझाना है। तो देखिए क्या लिखा है, मानव द्वारा वे क्रियाकलाप जिसके द्वारा आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कोई मानव है, वो कोई कार्य करता है और उसके बदले में उसे क्या प्राप्त होता है, आय, मतलब इनकम, पैसा कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। आगे चलेगा थोड़ा सा और समझ में आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बाद में और जुड़ जाता है जो कि वो गिना नहीं जाता। कितने हैं? आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार के, लेकिन है कितने, रियल में 5 है। और इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। तो इसमें है प्राथमिक क्रिया हो गया, द्वितीय क्रिया हो गया, तृतीय क्रिया हो गया, चतुर्थ क्रिया हो गया और पंचम क्रिया। इन सब के बारे में आप समझिए। जैसे प्राथमिक क्रिया में आप क्या क्या कार्य करते हैं, तो कृषि होता है, मछली पकड़ना होता है, पशुचारण होता है, आखेट होता है। ये सब आपको किस में आते हैं, प्राथमिक क्रिया में आते हैं, जो कि अभी आगे जाके आपको पढ़ना है। और आपकी द्वितीय क्रिया में क्या आते हैं, विनिर्माण, जैसे गेहूं से आटा तैयार करना, जैसे कोई लोहा से तलवार वलवार बनाना, ये सब क्या होता है, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, सेवाएं आदि। ये सब आपको हम आगे जो चैप्टर आएगा उसमें समझाएंगे। और चतुर्थ में आते हैं सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि। और पंचम क्रिया में आता है स्वर्ण कौशल, जो कि सोना वोना बोलते हैं, चांदी, ये सब आता है। अब आगे चलेगा, यहाँ से आपके जो है चैप्टर स्टार्ट होते हैं प्राथमिक क्रियाएं। क्या है, यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं प्राथमिक क्रियाएं, जो कि यहाँ पर आप देखे थे क्या लिखा था, ग्रीन में लिखा हुआ था, है ना। यही आपके चैप्टर में समझना है। किसके बारे में, कृषि के बारे में समझना है, मछली पकड़ता है उसके बारे में समझना है, पशुचारण, आखेट, इन सब के बारे में आपको समझना है। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट बनाइए और अच्छा से लिखते हुए चलेगा, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा समझ में आए। और समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, एक बात बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा कि आखेट एवं भोजन संग्रह। क्या करा, आखेट एवं भोजन संग्रह, ह्यूमैनिटी एंड फूड कलेक्शन, ह्यूमैनिटी एंड फूड कलेक्शन। इसमें देखिए, मानव आरंभिक युग में अपने जीवन निर्वाह के लिए समीपवर्ती वातावरण पर निर्भर रहता था। मानव 2 तरह से जीवन निर्वाह करता था। जीवन निर्वाह मतलब कि जीवन जो है ना, वह व्यतीत करता था, बिताता था। कैसे, तो आखेट करके प्लस भोजन संग्रह करके, भोजन खाना वाना खाओ के, और जो जंगली जानवर हो गया उन सबको मार पीट के कैसे भी वो खाना खाता था, ठीक है।
उसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, दो प्रकार के जो है क्या दिया, मानव दो तरह से जीवन निर्वाह करता था, अपना जो जीवन है वह व्यतीत करता था दो तरह से। कैसे, देखिए सबसे पहले करता था पशुओं का आखेट करके, जैसे कोई जानवर हो गया, मछली हो गया, इन सबको क्या करता था, मार के उसे खा जाता था। ये प्रथम हो गया। ठीक है, क्या हुआ, ये प्रथम आखेट हुआ। और सेकेंड में आपको क्या हो गया, अपने समीपवर्ती जंगलों से खाने योग्य कंद मूल्य एवं जंगली पौधे आदि, जैसे मान लीजिए आप पेड़ पौधा देखते हैं तो यहाँ पर केरा हो गया, और जंगल में जितने भी पेड़ पौधा रहेगा तो केरे, जैसे केला का पेड़ होगा वो तो मानव के लिए खाने के लायक है, तो क्या करते थे, उसे खा के पेट मतलब जीवन व्यतीत करते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि जीवन दो तरह से किया जाता था, कब, आरंभिक काल में। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मानव अपना भोजन संग्रह दो क्षेत्रों से करता था। मानव जो है अपना भोजन संग्रह जो है दो क्षेत्रों से करता था। दो क्षेत्रों का अर्थ क्या हुआ कि जो खाने पीने की जो चीज़ है वह दो जगहों से या दो क्षेत्रों से करते थे। जैसे में देखिए क्या करा है, निम्न आकांक्षा, क्या करा है, निम्न अक्षांश, क्या रहा है, निम्न अक्षांश के क्षेत्र, उच्च अक्षांश के क्षेत्र। यहाँ पर समझना क्या है, तो यहाँ पर जो निम्न अक्षांश के क्षेत्र है वहाँ पर अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, ये हो गया। और उच्च अक्षांश के क्षेत्र में हो गया उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली। ये सब जगहों से क्या करता था कि अपना जीवन निर्वाह करता था। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आखेट में आपको ज़्यादा खास कर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, पशुचारण। पशुचारण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्टरॉल क्या कहा जाता है, पोस्टरॉल। तो यहाँ पर देखिए, आरंभिक युग में मानव आखेट पर निर्भर रहने वाला यह महसूस किया कि आखेट से ही भरण पोषण नहीं किया जा सकता है। तब मानव ने पशुपालन के विषय में सोचा। जैसे समझिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे जो पहले के जो मानव था ना, वो क्या करते थे, पशु को हो गया या कुछ जैसे पेड़ पौधा हो गया, उनमें से क्या करते थे, उसको आखेट कर देते थे। क्या करते थे, आखेट मतलब मार के उसे खाते थे। समझिए, वही ठेठी भाषा में समझिएगा, उसे मार के क्या करते थे, खाते थे। और बाद में क्या हुआ, वो कहे कि हाँ, ये भरण पोषण किसे महसूस किया कि आखेट से नहीं हो सकता है, दूसरा चीज भी हो सकता है। तो दूसरा चीज क्या किया, तब मानव ने पशुपालन के विषय में सोचा कि पशुपालन किया जाए, इसको पोष पाल के बड़ा करा जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपके सामने यही है कुछ पॉइंट अच्छा सा, चलवासी पशुचारण, जो कि अगर सब्जेक्टिव में अगर आप 2 नंबर का ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो यहाँ पर कह रहा है कि चलवासी पशुचारण मानव के लिए प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। देखिए, ये जो चलवासी पशुचारण है, प्राचीन काल के लोग जितने भी थे, जो पुराने जो लोग थे, वह क्या थे, जीवन निर्वाह की जो जीवन व्यतीत करने का क्या था, ये एक मार्ग था। कौन सा, चलवासी पशुचारण, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। ये जो देख रहे हैं, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, शरण हो गया, औजार हो गया, यातायात, ये सभी के सभी किस पे निर्भर रहते थे, पशुओं पर। जैसे हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब पे ही निर्भर रहते थे। कौन, ये हमारे जीवन निर्वाह के लिए मानव रहते थे। मानव पालतू पशुओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। सभी जंगल के पशुचारक अलग अलग थे। मतलब कि देखिए, जैसे मानव है ना, वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थानांतर पर जाते रहते थे। किसके लिए, पशुओं के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी जगह के पशुचारक अलग अलग होते थे। जैसे मान लीजिए बिहार में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, झारखंड में हो गया, जैसे मान सके भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, कनाडा में हो गया, इन सब जगह के पशुपालक से जो थे, पशु जो थे वो अलग अलग होते थे। इसी सब के बारे में भी और आगे समझेंगे। सबसे पहले जो आपके दे हैं, उस कटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है। जैसे उष्म जैसे होता है ना, वहाँ पे गाय बहुत ही फेमस है और बैल भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, वहाँ पर बात करें सहारा में एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी एवं ऊँट पाला जाता है। भेड़ बकरी क्यों पाला जाता है, क्योंकि भेड़ के खाल से क्या किया जाता है, ऊन बनाया जाता है। वहाँ पर मरुस्थल जगह है, इसीलिए बकरी हो गया, बकरी बड़ा बड़ा होता है वहाँ पर। और बिहार में देखिएगा तो बहुत छोटा छोटा बकरी होता है, देखिए कि नहीं,
जरूर देखे होंगे, बिहारी है तो जरूर देखे होंगे। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आया है ना। चलिए बहुत अच्छा। देखिए हम यहाँ पर आपको 2-4 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कम समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको और अच्छे से पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करा है, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का अर्थ क्या होता है कि मौसम वगैरह दिखते हैं, कभी ठंडा तो कभी गर्म, कभी सिंपल में रहता है, ठीक, मीडियम कर सकते हैं, वही कह रहा है। तो मानव पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो मानव है ना, वो पशुचारक मतलब पशुओं को समतल और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करती है। समतल से लेके कहाँ आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पे, वहां पर लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन रह गया कि गर्मियों में शीत में, शीत मतलब कि ठंडा के मौसम, और गर्मी में मतलब कि जो गर्मी होता है अभी जैसे मौसम हो गया वैसा, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग पर्वतीय चरागाह की ओर चले जाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैदानी क्षेत्रों के, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। जो भी पशु पक्षी रहेगा उसे क्या लगेगा, गर्मी। तो ये क्या करते हैं, पर्वतीय भाग पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पर्वतीय भाग पे, कब, गर्मियों के मौसम में। और शीत के मौसम में कह रहा है कि पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। इन्हीं सब गतिविधियों के ऋतु प्रवास कहा जाता है। और बाद में क्या होता है, जबकि ठंडा का मौसम होता है उस टाइम पर्वत से आके नीचे आ जाता है, मैदानी क्षेत्र पे आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं, क्योंकि चेंज होता रहता है मौसम। इसके बारे में बताया गया। तो ये भी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है पार्ट 1 में कंप्लीट तो नहीं होने वाला है, लेकिन पार्ट 2 तक आपको कंप्लीट जरूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे समझना बहुत ही अच्छा वाली बात आएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, सही बता रहे हैं, तो इस चैप्टर से कम 5 से 10 नंबर तक आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन से मिल जाएगा पूरा का पूरा। बहुत पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वाणिज्य पशुधन पालन। क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन, कॉमर्शियल लिव स्टॉक है यार। यहाँ पर देखिए वाणिज्य के बारे में कह रहा है, तो यह व्यवस्था जलवासी पशुचारक की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। इसमें एक विशाल फर्म में फैला होता है। इसमें केवल एक ही प्रकार की पशुपालन किए जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इन सभी पशुओं से मांस, खाले एवं उनको विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। अब समझिए क्या करा है, इसका अर्थ आप समझाएंगे। देखिए वाणिज्य पशुधन का अर्थ क्या होता है, पशुधन यहाँ पर लिखा समझ रहे हैं, पशु, देखिए यहाँ पर आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आए। पशुधन, धन मतलब क्या होता है, पैसा, धन मतलब क्या होता है, पैसा, और पशु मतलब क्या होगा, जानवर। जानवर में कौन कौन से आ गए, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, ये जो भी है वो आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसमें पूंजी और व्यवस्थित प्रधान कहते हैं, किसमें, ये आपके वाणिज्य में आते हैं उसमें। और इसमें एक विशाल फर्म, विशाल मतलब कि बहुत बड़ा क्या होता है, एक फर्म बनाया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा को एक पाला जाता है। और हो गया, कहीं नहीं दिखती कि भेड़ का बहुत सप्लाई होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ये हो गया, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सब में क्या किया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको फिर से समझा दे या समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृषि। क्या है, VVI है, याद रखिएगा, इसे नोट करते हुए चलिए। VVI कुछ मत समझिए, MVVI सब VVI सब एक ही है, आपको नोट करते हुए चलना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे क्या करा, कृषि, एग्रीकल्चर। विश्व में मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कृषि कार्य को प्रभावित करती है। विश्व में कृषि अनेक प्रकार के किए जाते हैं। देखिए विश्व में जो है वहाँ पर अनेक प्रकार की कृषि किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में कुछ फेमस होगा, जैसे बिहार में देखते हैं लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है ना। उसी प्रकार दूसरे जगह पे देखिएगा तो झारखंड में कोयला वोला है। तो ये सब तर जो कृषि किया जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार में गेहूँ ज़्यादा किया जाएगा या लीची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो दूसरे जगह किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इन्हीं सब के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा सा आगे देखिएगा, कह रहा है कि निर्वाह कृषि क्या है। क्या है, निर्वाह कृषि क्या है।
तो इस क्षेत्र के लोग स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग करते हैं। यह दो भागों में बांटा हुआ है। क्या है? ये दो भागों में बांटा हुआ है। ये जो निर्वाह होता है वो कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। और आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ना है। खाली आप शुरू से लेके अंत तक देखते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए, VBI। क्या है मेरे दोस्त? ये है आपके VBI। क्या है? VBI। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव में एक नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार पूछ लिया होगा मेरे ख्याल से, किसी ना किसी तरह से। देखिए सबसे पहले पूछेगा आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जो कि हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं? किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। अगर आप इस प्रकार का उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए क्या कर रहा है, यह एक ऐसा कृषि है जिसमें आदिम लोग कृषि करते हैं। इसमें मनुष्य एक जगह को, वनस्पति को काट कर जला देता है, तब उस स्थान पर कृषि किया जाता है। जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया वहाँ पर भी दर्शाते हैं, फिर वहाँ से छोड़कर पहले वाले स्थान पर आ जाते हैं। इसमें जमीन की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह कृषि अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका व उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। अब समझिए, थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। क्या करें, आदिकालीन निर्वाह कृषि या झूम की खेती या स्थानांतरण कृषि। जैसे मान लीजिए ये जंगल, घरा सा जंगल है और यहाँ पे हम जंगल कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ से एक आदमी आया और उस जंगल को पूरा का पूरा काट दिया। क्या किया? उस जंगल को पूरा का पूरा काट दिया और उसमें क्या किया? आग लगा दिया। क्या किया? आग लगा के उसे पूरी तरह से विनाश कर दिया। और जब ही आग लगा तो धरती के जो अंदर भी था, जो भी उर्वरता था, उसको धीरे धीरे क्या कर दिया? उसको समाप्त कर रहा है। तो वही कह रहा कि उसको काट कर, जला कर और उसमें जो राख बचता था उसी पे कृषि उरीसी करके और अच्छा उर्वरता करके और उसकी उर्वरता कम कर देने के बाद क्या करता था? उसको छोड़ देता था। क्या करता था? उस स्थान को छोड़कर चला जाता था और फिर वही प्रक्रिया जो कि पहले जो करता था जला उला के, फिर दूसरे जगह करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किया हुआ है, फिर वहाँ पे जाके फिर वही प्रक्रिया करता है, ठीक है। फिर उसी स्थान फिर उसको छोड़कर, मतलब कि यहाँ पर किया हुआ था, फिर यहाँ पर कर लिया, फिर वहाँ पर से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बात चलता ही रहता है। यह कृषि ज़्यादा खासकर आपको अफ्रीका में देखेगा, दक्षिणी में देखेगा, मध्य अमेरिका में भी देखेगा, वह आपको उष्णकटिबंधीय भाग में भी देखेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सब आप जगहों पर आप क्या कर देखेंगे कि ये जीवन निर्वाह कृषि किया जाता है। सॉरी, ये क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि नहीं है, ये आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो याद रहेगा ना? चलिए बहुत अच्छा याद रहेगा सर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या करा है, यहाँ पे कह रहा कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। क्या कहता है? गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? इंटेंसिव सब यहाँ पर इंटेंसिव देखिए, यह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। क्या कहती है? यह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान में। ये कहाँ होते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहाँ होते हैं? भारत और पाकिस्तान में, 2 ही जगह पे होते हैं, बाकी ये कहीं पे भी नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होते हैं? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है। गहन निर्वाह कृषि में जो चावल है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कृषि है तथा अधिक जनसंख्या होने के कारण खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। देखिए मान लीजिए कोई जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा? वो आकार छोटा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के पास थे कितना जमीन? इतना जमीन थे, और आपके पिता के कितने पुत्र हैं? 2 है, और वो 2 पुत्र आप हैं, एक आपके भाई हो गए और आप हो गए, ठीक है। और वो क्या करेंगे? तो इतना से आप करिएगा, मतलब आधा आपका हुआ आधा उसका हुआ कि नहीं? तो फिर क्या हुआ? और आपके पुत्र क्या होंगे? 2 होंगे, तो उसमें भी आपको बंटवारा हो गया। तो ये क्या हो रहा है? छोटा छोटा हो रहा है ना, कि वही कर रहा है।
तो क्या कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है। क्या होती है? चावल जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है तथा अधिक जनसंख्या होने के कारण खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है, मतलब कि धीरे धीरे वह छोटा होता जा रहा है। चावल की खेती करने में कृषक का संपर्क परिवार लगा रहता है। खेत की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जो चावल की खेती करता है और इसकी उर्वरता को रखने के लिए क्या करते हैं? गोबर का प्रयोग करते हैं। और उर्वरता हटाना है तो किसी जंगल में जाके मतलब पूरा खेत में आग लगा दीजिए, थोड़ा देर में उर्वरता वहाँ के खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो गोबर रखिए या तो राख धरिएगा, जब जानते हैं कि चूल्हा से जो निकलता है राख, उसे रखिएगा तो ये खेत का मजबूत बनाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि चावल रहित मतलब चावल रहने के बाद भी गहन निर्वाह कृषि, उसके बारे में बताना है। तो इसमें एशिया के अनेक भागों में जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक कारणों से धान की फसल उपजाना असंभव है। ऐसा कोई एशिया की जगह है जहाँ पर क्या होता है कि जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक कारणों से धान की कृषि, इन सब के कारण जैसे जलवायु हो गया, मृदा हो गया, अन्य इन सब के कारण क्या होता है वहाँ पर धान उपजाना असंभव है। क्या है? असंभव है। लेकिन उस क्षेत्र में गेहूँ, सोयाबीन, जौ, बाजरा, ज्वार प्रमुख फसलें उगाए जाते हैं और उसके बदला में कुछ अलग प्रकार के क्या कहते हैं उगाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। रोपण कृषि तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रोपण कृषि तक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा रोपण कृषि भी हम कंप्लीट करके इसे छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलिए यहाँ पर हम रोपण कृषि देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है रोपण कृषि, इसे आप न तो MVVI मान लीजिए, क्या बनेगा मेरे दोस्त? MVVI। ये जो आप देख रहे हैं MVVI है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है कि इससे मतलब प्रश्न पूछता है तो पूछता है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा प्लस ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने अनेक भागों में स्थापना की। ये जो रोपण कृषि की स्थापना की थी वो किसने किए थे? यूरोपियन लोगों ने किए थे। ये यूरोप के लोग कह सकते हैं, उन्होंने किए थे। यूरोपीय लोगों ने उस कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास के पौधे लगाए। देखिए आपसे पहले पूछा जाएगा कि रोपण कृषि के 4 उदाहरण लिखे। कितने? 4, 2 नंबर में पूछाएगा और पूछा गया भी बहुत बार है। तो आप क्या बताइएगा? चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले। ये सब क्या है? गन्ना, केले को देखें एक बार रोप देता है तो उसके बाद खत्म हो जाता है। गन्ना को देखें वो भी रोपा जाता है। ठीक है, चाय जो होता है उसको भी रोपा जाता है, कॉफी, कोको, रबर, ये कपास। आप सर सोच रहे हैं कि रबर का तो हम माथे में लगाते हैं सर, बहुत गर्ल बोलेगी कि सर हम तो रबर को तो माथे में लगाते हैं, उसका खेती भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे कि सर्च कीजिए कि रबर की खेती कैसे होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यह कृषि विस्तृत आकार में फैला होता है। क्या होता है? ये जो कृषि होती है विस्तृत आकार में फैला होता है। इसमें पूंजी के उच्च प्रबंध एवं तकनीक आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें बड़े बड़े बागान अनेक देश में होते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है उच्च प्रबंध मतलब बड़े बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 50,000, 1 लाख, करोड़ों रुपया के इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कि उसमें लगाना पड़ता है। प्लस में आपको वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक मतलब कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, खाद वगैरह हो गया, इसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ये रोपण कृषि का। किसके द्वारा? ये वैज्ञानिक हो गया, उच्च प्रबंधक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसमें? रोपण कृषि में। और ये जो है बड़े बड़े बागान में अनेक देशों में होते हैं। जैसे में समझिए फ्रांसीसी वासी पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको का पौधा लगाए। क्या किए? ये जो फ्रांसीसी जो है वो क्या किए? कॉफ़ी और कोको का पौधा लगाए थे। आपसे पूछा भी जाएगा, अफ्रीका में कर सकते हैं, ये भी पूछा जाएगा। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में चाय का उत्पादन भारत में चाय के बागान किसने लगाया था? तो ब्रिटेन वाले ने। ठीक है, यहाँ पर है। मलेशिया में रबर के बागान है। क्या है? मलेशिया में रबर के बागान है। पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान लगाए गए हैं। कहाँ लगाए? पश्चिम द्वीप में गन्ना और केले के। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा और है, इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि
हॉले हॉलैंड हॉलैंड वासियों का अधिकार था। ब्राजील में कॉफ़ी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है है कि ब्राजील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कि मलेशिया में कौन से कृषि मतलब किसका बागान है, तो रबर का है। भारत में किसका है, तो चाय का। और श्रीलंका में और असम में है। कहाँ है, भारत के असम जो राज्य है उसमें भी चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका में भी चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ तक हम मेरे ख्याल से आपको छोड़ देना चाहिए। और ये स्पेन में या रखिए या फिलीपींस में, यहाँ पर फिलीपींस में आपको नारियल का ज़्यादा खासकर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतना तक याद रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा ये जो देखिए ये सब जो देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते क्या कि एक ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं क्या लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हैं तो कम से कम 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी प्रकार का अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर एक बार संपर्क कीजिएगा। और इसमें मान लीजिए कि आपको सही में मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा अगर आप चाहे लेना चाहे तो। ठीक है, तो जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, मतलब कि अगर पीडीएफ इन्फॉर्मेशन, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। अगर आपके भाई बहन दोस्त उस क्लास 10th में है तो उसे जरूर बताइएगा आरटीएक्स सेल्फ स्टडी के बारे में। मिलते हैं अब पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में अब आएगा, तो पार्ट 2 में आप वेट कीजिए, जल्दी ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।